अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद है। आज हम बायोलॉजी के पहले बाब के तीसरे लेक्चर में बात करेंगे। हमारा मकसद है साइंसी तरीक़ेकार यानी साइंटिफिक मेथड को बहुत आसान और तफसील से समझना। तो आइए मिलकर देखते हैं कि साइंसदान हयातियात के बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए आखिर कौन सा मुनज़्ज़म तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोलॉजिकल मसाइल को हल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिर हम साइंसदानों के टूल किट यानी साइंटिफिक मेथड को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा ख्याल, एक नज़रिया और फिर एक पक्का कानून बन जाता है। और आखिर में इन सब बातों को समझने के लिए हम मलेरिया की मशहूर केस फाइल को खोलेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। जब साइंसदानों के सामने कोई बहुत ही पेचीदा हयातियाती मसला आता है तो वो उसकी तहकीक का आगाज़ आखिर करते कैसे हैं? यही हमारा सबसे बुनियादी सवाल है। इसका जवाब एक बहुत ही मुनज़्ज़म और मंतकी रास्ते में छुपा है। एक ऐसा रास्ता जो महज एक अंदाजे को एक काबिल एतमाद और साबितशुदा हकीकत में बदल देता है। तो इस मसले को हल करने के लिए साइंसदान एक ख़ास तरीक़ाकार अपनाते हैं जिसे साइंसी तरीका या बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। ये उनका बुनियादी टूल किट है। ये हैं वो 6 बुनियादी मराहिल जो किसी भी हयातियाती तहकीक की जान होते हैं। सबसे पहले मसले को पहचानना, फिर मुशाहिदा करना, एक मफरूज़ा बनाना, उससे नतीजा निकालना, फिर तजुर्बात करना और आखिर में नताइज को देखना। ये एक बहुत ही मंतकी तरतीब है। आइए अब हर एक मरहले को ज़रा तफसील से समझते हैं। हर साइंसी तहकीक की कहानी शुरू होती है मुशाहिदे से यानी ऑब्जर्वेशन से। इसमें साइंसदान अपनी 5 हवास को इस्तेमाल करता है। वो चीज़ों को देखता है, सुनता है और महसूस करता है। साथ ही वो इस मौजू पर पहले से मौजूद रिसर्च को भी पढ़ता है ताकि पता चले कि पहले क्या काम हो चुका है। अच्छा, अब ये मुशाहिदे भी 2 तरह के होते हैं। एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस यानी मेयारी मुशाहदात जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, जैसे फूल का रंग कैसा है। दूसरे हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस यानी मिकदारी मुशाहदात जिन्हें हम गिन सकते हैं या नाप सकते हैं, जैसे एक दरख्त पर कितने परिंदे हैं। साइंस में क्वांटिटेटिव मुशाहदात ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ठोस और काबिल पैमाइश होते हैं। जब सारे सुराग यानी मुशाहिदात इकट्ठे हो जाते हैं तो साइंसदान एक ज़हीन अंदाज़ा लगाता है। इसी को हम मफरूज़ा या हाइपोथेसिस कहते हैं। ये दरअसल मसले की एक आर्जी वजाहत होती है, एक मुमकिना जवाब जिसे आगे चलकर टेस्ट किया जाएगा। मफरूज़ा तो बन गया, लेकिन इसे टेस्ट कैसे करें? यहाँ पर डिडक्शन यानी इस्तखराज काम आता है। ये एक मंतकी कदम है जिसमें हम अगर तो की सोच इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमारा मफरूज़ा सच है तो हमें क्या नतीजा मिलना चाहिए। इसी की बुनियाद पर फिर तजर्बात डिज़ाइन किए जाते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें एक मफरूज़ा बार बार तजर्बात में दुरुस्त साबित हो जाता है, तो फिर उसका क्या बनता है? तो वो बन जाता है एक नज़रिया यानी एक थ्योरी। अब ये आम बोलचाल वाला नज़रिया नहीं है कि मेरा नज़रिया ये है। साइंसी नज़रिया एक बहुत ही मजबूत आजमाई हुई वजाहत होती है जिसके पीछे ढेर सारे तजर्बात और सबूत होते हैं। और फिर थ्योरी से भी एक कदम आगे है साइंसी कानून या उसूल। ये एक ऐसी हकीकत है जो बार बार टेस्ट करने पर हमेशा हर बार सच साबित हुई हो और इसे कभी कोई गलत साबित ना कर सका हो। ये फितरत का एक अटल उसूल बन जाता है, जैसे कशिश सकल का कानून। अब तक तो हमने सारी थियरी समझ ली। अब वक्त है इस साइंसी तरीक़ाकार को असल में काम करते हुए देखने का, और उसके लिए हम हयातियात की तारीख की एक बहुत मशहूर केस फाइल खोलने जा रहे हैं। ये मसला था मलेरिया का, एक ऐसी बीमारी जो 2000 साल से भी ज़्यादा अरसे से इंसानों को परेशान कर रही थी। 19वीं सदी के आखिर तक साइंसदानों ने इसके बारे में कुछ बहुत अहम मुशाहिदात इकट्ठे कर लिए थे। इस वक्त साइंसदानों ने क्या क्या नोट किया? पहला ये कि मलेरिया और दलदली इलाकों का कोई ताल्लुक है। दूसरा, कुनैन नामी दवा इस पर असर करती है। तीसरा, दलदल का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। और सबसे अहम, मलेरिया के मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम नाम का एक छोटा सा जानदार पाया जाता है। इन मुशाहिदात से ये ख्याल कमज़ोर हो गया कि बीमारी की वजह गंदी हवा या पानी है। और फिर 1878 में एक फ्रांसीसी डॉक्टर लेवेलियान ने एक मरीज़ के खून में इसी प्लाज्मोडियम को देख लिया। बस ये इस केस का सबसे बड़ा सबूत था और अब सबकी नज़रें इसी प्लाज्मोडियम पर थीं। इस दरियाफ्त के बाद मफरूज़ा बिल्कुल सीधा था।
प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। और इससे डिडक्शन क्या निकली? वही अगर तो वाली मंतिक। अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है तो फिर मलेरिया के हर मरीज के खून में प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है। अब इसको टेस्ट करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा किया गया। एक तरफ 100 मलेरिया के मरीजों का ग्रुप लिया गया और दूसरी तरफ 100 सेहतमंद लोगों का। जब उनके खून के टेस्ट किए गए तो नतीजा हैरानकुन था। मलेरिया के तमाम मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि सेहतमंद लोगों में से किसी में भी नहीं। मफरूज़ा दुरुस्त साबित हो गया। केस का एक हिस्सा तो हल हो गया, मुजरिम यानी प्लाज्मोडियम पकड़ा गया। लेकिन सवाल ये था कि ये मुजरिम आखिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता कैसे है, बीमारी फैलती कैसे है? तो अब शुरू हुई तफ्तीश का दूसरा मरहला। ये नया हयातियाती मसला था और इसकी तहकीक भी मुशाहिदात से ही शुरू हुई। इस बार ये मुशाहिदात एक और डॉक्टर AFA किंग ने पेश किए। किंग ने क्या मुशाहिदा किया? उन्होंने देखा कि जो लोग बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है, जो लोग मच्छरदानी में सोते हैं वो बच जाते हैं, और जो लोग धुएं वाली आग के पास सोते हैं उन्हें भी मलेरिया नहीं होता। अब इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो इशारा किस तरफ जा रहा था? जी हाँ, किसी उड़ने वाले कीड़े की तरफ जो रात को काटता है, यानी मच्छर। इन मुशाहिदात से एक नया मफरूज़ा बना। मच्छर प्लाज्मोडियम फैलाते हैं। इस मफरूज़े को परखने का बेड़ा उठाया एक ब्रितानवी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने, जिन्होंने बहुत ही अहम तजुर्बात किए। रोनाल्ड रॉस ने एक बहुत ही शानदार तजुर्बा किया। उन्होंने एनोफिलीज मच्छरों से पहले मलेरिया वाले चिड़ियों को कटवाया, फिर उन्हीं मच्छरों को सेहतमंद चिड़ियों के पास छोड़ दिया। नतीजा, सेहतमंद चिड़ियों को भी मलेरिया हो गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मच्छर ही बीमारी फैला रहे हैं। चिड़ियों पर तो ये बात साबित हो गई, लेकिन क्या ये इंसानों पर भी इसी तरह काम करती है? इस आखिरी और सबसे अहम सवाल का जवाब देने के लिए एक आखिरी तजुर्बे की ज़रूरत थी। और फिर 1898 में कुछ बहादुर इंसानी रज़ाकारों पर तजुर्बात किए गए और नतीजा वही निकला। ये हतमी तौर पर साबित हो गया कि एनोफिलीज मच्छर ही प्लाज्मोडियम को इंसानों में मुंतकिल करता है। केस क्लोज्ड। इसी साइंसी तरीकाकार की बदौलत ना सिर्फ मलेरिया की वजह मालूम हुई, बल्कि उसके फैलाव का तरीका भी, जिसने लाखों जिंदगियां बचाने की राह हमवार की। तो हमने देखा कि ये साइंसी तरीकाकार कितना ताकतवर है। ये आज भी नामालूम को जानने और दुनिया के पेचीदा तरीन मसाइल को हल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। अब सोचने की बात यह है कि आज के दौर का कौन सा बड़ा हयातियाती मसला है जिसे इस तरीकाकार से हल करने की ज़रूरत है।